कल्पना कीजिए, हर सुबह आप सबसे पहले उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं और फिर अपनी सास के कमजोर शरीर को उठाकर उन्हें नहलाती हैं, जिन्हें अब चलने में भी मुश्किल होती है। साल दर साल आप उनकी सेवा करती हैं, जबकि आपका पति अपने करियर के पीछे भागता है और घर सिर्फ अपनी थकान लेकर लौटता है। पड़ोसियों के सामने हमेशा उसी का नाम एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में लिया जाता है, जबकि हकीकत में आप ही हैं जो अपनी सास के डायपर बदलती हैं और उनके आंसू पोंछती हैं। फिर एक रात खाने की शांत मेज पर आपका पति सिर झुकाकर बैठता है और धीरे से कहता है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो बहुत जवान है और माँ उससे मिलकर बहुत खुश हैं। जिस पल आपका सीना फटने को होता है, आपके मुंह से बस एक शांत वाक्य निकलता है, तो फिर ठीक है भैया, अब से आपकी माँ की देखभाल आपकी नई पत्नी करेगी। और फिर धीरे धीरे आप अपना सामान पैक करना शुरू कर देती हैं, उस घर को छोड़कर जिसे आपने सालों तक संवारा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले वर एक वर्ड सामने कान करें कि कृपया कमेंट्स में लिखें कि आप यह कहानी किस शहर से देख रहे हैं। उम्मीद है कि जो कोई भी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएगा, भगवान उसके रास्ते आसान करे, उसकी रोजी में बरकत दे, उसे अच्छी सेहत दे और उसकी दुनिया और आखिरत की हर दुआ कबूल करे। आमीन। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस शाम सूरज की सुनहरी किरणें एक तंग गली के कोने में छनकर आ रही थीं। हल्के पीले रंग के एक पुराने से घर में, जिसकी दीवारों का पेंट कुछ जगहों से उखड़ गया था, रसोई से एक हल्का धुआं, पालक दाल और तली हुई मिर्च की खुशबू लेकर बाहर आ रहा था। अंदर दूधिया भूरे रंग का दुपट्टा ओढ़े एक युवती रसोई और सामने वाले कमरे के बीच चक्कर काट रही थी। उसका नाम प्रिया शर्मा था। पसीना उसकी कनपटियों से बह रहा था, लेकिन वह अभी अभी गर्म तवे को छूने वाली अपनी हथेली पर फूंक मारते हुए मुस्कुरा रही थी। माँ जी, आपकी दवा का समय हो गया है, उसने धीरे से पुकारा। सामने के कमरे में एक पुरानी सी साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर बैठी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें कुछ उदास थीं। वो थीं सरला शर्मा, प्रिया के पति की माँ। प्रिया ने व्हील चेयर को खिड़की के पास धकेल दिया ताकि सरला जी तुलसी के पौधे और गेंदे के फूलों वाले छोटे से आंगन को देख सकें, जिन्हें प्रिया ने खुद लगाया था। यह ब्लड प्रेशर की दवा है माँ जी, प्रिया ने नरमी से कहा। अगर आप इसे नहीं लेंगी तो आपका सिर फिर से घूमने लगेगा। सरला जी ने थोड़ी देर तक मुंह बनाया। बहुत कड़वी है प्रिया, थोड़ी सी पी लीजिए, मैं बाद में आपको मीठी चाय दूंगी। ठीक है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने बड़े धैर्य से उन्हें दवा खिलाई और फिर एक गिलास पानी दिया। दवा देने के बाद उसने तकिए ठीक किए और सरला जी के सूजे हुए पैरों की धीरे धीरे मालिश की। बाहर से एक मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज आई। प्रिया ने खिड़की से झांका। नीली शर्ट पहने एक आदमी कंधे पर बैग लटकाए मोटरसाइकिल से उतरा। वह समीर शर्मा था, उसका पति। प्रिया खड़ी हुई और अपना दुपट्टा ठीक किया। माँ जी, समीर आ गए, उसने धीरे से कहा, इस उम्मीद में कि उसकी सास के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आएगी। सरला जी ने एक नजर डाली। आ ही गया आखिरकार, उन्होंने बुदबुदाया। मुझे लगा आज भी देर तक काम करेगा। समीर थके हुए कदमों से अंदर आया, लेकिन प्रिया को देखकर उसका चेहरा खिल गया। नमस्ते, समीर ने कहा। नमस्ते, प्रिया और सरला जी ने लगभग एक साथ जवाब दिया। प्रिया ने समीर का बैग लिया और उसे दरवाजे के पीछे टांग दिया। आप हाथ मुंह धो लीजिए भैया, फिर खाना खाते हैं। मैंने आपकी पसंद की पालक दाल बनाई है। समीर मुस्कुराया। वाह, क्या बात है, शुक्रिया। सरला जी भी बीच में बोल पड़ी। समीर बेटा, तू दिन भर पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है। अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्रिया एक पल के लिए ठहर गई। ये शब्द उसने कई बार सुने थे, जबकि हर दिन सरला जी को नहलाने, उनके डायपर बदलने और उन्हें व्हील चेयर पर उठाने का काम वह खुद करती थी। समीर बेशक घर चलाता था, लेकिन उसने अपनी मां की देखभाल के काम को कभी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन प्रिया ने बस सिर झुकाकर एक छोटी सी मुस्कान दी। हाँ मां जी, समीर बहुत अच्छा बेटा है, उसने जैसे उनकी बात पर मुहर लगाते हुए कहा। उस रात खाना खाने और पूजा करने के बाद समीर बैठक में टीवी पर समाचार देख रहा था। प्रिया रसोई में बर्तन धो रही थी, जबकि सरला जी सो चुकी थी। टीवी की आवाज के बीच गली के कोने वाले मंदिर से शाम की आरती की घंटी सुनाई दे रही थी। प्रिया ने बर्तन धोकर अपने हाथ पोंछे और समीर के पास बैठ गई। भैया, आज ऑफिस में काम कैसा रहा, उसने पूछा। समीर ने एक गहरी सांस ली। बस ठीक ही था, लेकिन बॉस कह रहे थे कि 3 महीने में प्रमोशन हो सकता है।
अगर मुझे नया प्रोजेक्ट मिल गया तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। प्रिया प्रिया की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, भगवान करे सब अच्छा हो भैया। उसने कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। उसके दिमाग में प्रमोशन का मतलब था कि वे एक नया गद्दा खरीद सकते थे या भविष्य के लिए थोड़ी बचत कर सकते थे। जीवन नियमित, साधा लेकिन संतोषजनक था। सोने से पहले प्रिया ने थोड़ी देर समीर के पैरों की मालिश की। समीर जल्दी सो गया। हल्की खर्राटों की आवाज आने लगी। प्रिया देर तक अपने पति का चेहरा देखती रही। उसकी थकान के बीच जिम्मेदारी की लकीरें थीं जिनकी वह प्रशंसा करती थीं। उस पुराने से गद्दे पर छत की उखड़ती हुई पपड़ियों को देखते हुए प्रिया ने धीरे से प्रार्थना की, हे भगवान, हमें बस 2 वक्त की इज्जत की रोटी देना। मुझे ऐसी पत्नी बनाना जो ज्यादा मांग न करे और ऐसी बहू जो अपनी सास की सेवा पूरे मन से कर सके। अगर कोई परीक्षा लेना तो हमें एक दूसरे का साथ छोड़ने मत देना। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी इस प्रार्थना की परीक्षा इस तरह से ली जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ महीने बीत गए और समीर का करियर वाकई ऊपर चढ़ने लगा। बॉस उसकी तारीफ करने लगे। उसे दूसरे शहर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उसकी तनख्वाह बढ़ गई। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं थी, पर प्रिया खुश थी। लेकिन इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि समीर घर पर और भी कम समय बिताने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही समीर चला जाता। प्रिया नाश्ता और टिफिन तैयार करती और उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती। ध्यान से जाइएगा भैया, वह हर दिन कहती। हाँ, तुम भी मां को दवा देना मत भूलना, समीर जवाब देता, जैसे यह कोई नई बात हो। पति के मोटरसाइकिल के मोड़ पर गायब हो जाने के बाद प्रिया का दिन असल में शुरू होता था। वह आंगन में झाड़ू लगाती, कपड़े सुखाती, खाना बनाती और फिर सरला जी के कमरे की ओर मुड़ जाती। मां जी, नाश्ता कर लीजिए, उसने पर्दे हटाते हुए कहा। सरला जी ने आंखें खोली। उनका चेहरा उखड़ा हुआ था। तुमने मुझे जगाने में बहुत देर कर दी। देखो कितनी धूप चढ़ाई है, जबकि घड़ी में अभी सिर्फ 8 बजे थे। प्रिया ने खुद को बहस करने से रोका। माफ कीजिए मां जी, मैं पहले दलिया बना रही थी, उसने कहा। उस सुबह से माफ कीजिए प्रिया के मुंह से सबसे ज्यादा निकलने वाले शब्दों में से एक बन गया था। इसलिए नहीं कि वह बहुत गलतियां करती थी, बल्कि इसलिए कि सरला जी की इच्छा के विरुद्ध होने वाली हर चीज को उसकी गलती माना जाता था। एक सुबह प्रिया ने कपड़े सुखाने में देर कर दी क्योंकि उसे पहले सरला जी को डॉक्टर के पास ले जाना था। जब वह लौटी तो वह पसीना पोंछते हुए सीधे कपड़े सुखाने वाली जगह पर गई। व्हील चेयर पर बैठी सरला जी बड़बड़ाने लगीं। अगर बहू मेहनती हो तो कपड़े अब तक सूख गए होते। पड़ोसियों के सामने मेरी इज्जत का क्या होगा जब वे देखेंगे कि हमारे कपड़े अभी तक पड़े हैं। प्रिया ने सिर झुका लिया। आज हमें डॉक्टर के यहां जल्दी जाना पड़ा मां जी। मुझे डर था कि वहां ज्यादा भीड़ होगी तो आपको तकलीफ होगी। बहाने, सरला जी बुदबुदाएं। तुम बहुत आराम पसंद हो गई हो। प्रिया चुप रही, मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं जवाब दूंगी तो कहेंगी कि बड़ों से जबान लड़ाती हूं। उसने उस छोटी सी कड़वाहट को अकेले ही निगल लिया। दूसरी ओर पड़ोसी अक्सर सरला जी को प्रिया के साथ व्हील चेयर पर गली में घूमते हुए देखते थे, लेकिन जब वे सरला जी की तारीफ करते तो वे कहते, वाह सरला जी, किस्मत वाली हैं आप, ऐसा बेटा जो इतना ध्यान रखता है। सरला जी गर्व से मुस्कुराती। हाँ, मेरा समीर है ही ऐसा। बचपन से ही उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। व्हील चेयर के पीछे खड़ी प्रिया बस एक हल्की सी मुस्कान देती। किसी ने उसका नाम नहीं लिया। किसी को नहीं पता था कि सरला जी को बाथरूम तक उठाने के बाद उसकी पीठ में कितना दर्द होता है। कितनी रातों को वह तब उठती जब सरला जी भूख या बाथरूम जाने के लिए पुकारती। एक दोपहर प्रिया पूड़ियां तल रही थी जब सरला जी ने कमरे से आवाज दी, प्रिया, पीने का पानी खत्म हो गया है। 1 मिनट मां जी, मैं बस गैस बंद कर दूं। प्रिया ने जल्दी से गैस बंद की, गिलास में पानी भरा और ले गई। लेकिन सरला जी का चेहरा गुस्से से लाल था। मैं कब से आवाज लगा रही हूं, तुम्हें सुनाई नहीं देता? उनकी आवाज ऊंची थी। माफ कीजिए मां जी, मुझे डर था कि पूड़ी जल जाएगी। पूड़ी दोबारा बन सकती है, मैं प्यास से मर जाती तो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सामान हूं? यह बात प्रिया के दिल में चुभ गई। उसने अपने आंसू तब तक रोके रखे जब तक सरला जी सो नहीं गईं और फिर रसोई में बर्तनों के बीच धीरे धीरे रोई। रात में जब समीर घर लौटा तो प्रिया ने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। भैया, आज मां जी फिर नाराज हो गईं। मैंने जल्दी करने की कोशिश की लेकिन फिर भी गलती हो गई।
उसने धीरे से कहा। जब वे बिस्तर पर बैठे थे, समीर ने एक गहरी सांस ली। छोड़ो भी, दिल पर मत लो, वो बुजुर्ग हैं, तुम बस सब्र रखो। मैं भी काम से थक कर आता हूं और घर पर शिकायतें सुनना नहीं चाहता। आखिरी वाक्य ने प्रिया का मुंह बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी शिकायतें भी एक अतिरिक्त बोझ मानी जाती हैं। उस दिन के बाद उसने समीर से बहुत कम बात की। अपनी सारी थकान, दिल का दर्द और अपमान को उसने अपनी प्रार्थनाओं में बदल दिया। आधी रात को जब घर शांत हो जाता, प्रिया नींद को रोकते हुए अपनी पूजा की चटाई पर बैठती। हे भगवान, वह फुसफुसाई, अगर मुझे यह सब सहना ही है तो मुझे शक्ति देना, लेकिन अगर कोई बेहतर रास्ता है तो धीरे धीरे दिखाना। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी थक गई हूं। वह थकान उसने करीने से छिपा रखी थी। सरला जी और समीर के सामने वह मुस्कुराती रही, खाना बनाती रही और सूजे हुए पैरों की मालिश करती रही। किसी को नहीं पता था कि उस मुस्कान के पीछे प्रिया का दिल उस कमरे की दीवारों की तरह पीला पड़ने लगा था, जिसका पेंट धीरे धीरे उखड़ रहा था। अगले साल एक बड़ा बदलाव आया। समीर के बॉस ने अपना वादा निभाया। उसे पास के एक छोटे शहर में ब्रांच मैनेजर बना दिया गया। इस पद से उसकी तनख्वाह बढ़ गई और उसे बिजनेस पार्टियों में बुलाया जाने लगा। उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, उसकी घड़ी महंगी हो गई और उसके परफ्यूम की खुशबू नई थी जिसे प्रिया नहीं पहचानती थी। जब प्रमोशन की खबर आई तो प्रिया ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बधाई हो भैया, मुझे आप पर गर्व है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से है, समीर ने उसे संक्षेप में गले लगाते हुए कहा। बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ समीर ने एक प्रस्ताव रखा। प्रिया, क्यों ना हम घर की मरम्मत करवाएं, दरवाजे बदलवाएं, छत ठीक करवाएं, नया सोफा खरीदें ताकि मां को भी आराम मिले। प्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। यह तो बहुत अच्छा विचार है भैया, लेकिन क्या पैसे काफी होंगे? कुछ मेरे बोनस से हो जाएगा और बाकी? समीर थोड़ा हिचकिचाया। अगर तुम राजी हो तो जो सोना तुम्हारे माँ बाप ने दिया था उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में जब पैसे होंगे तो हम नया खरीद लेंगे। प्रिया ने उस छोटे से डिब्बे को देखा जिसमें उसकी मां की दी हुई चेन और अंगूठी रखी थी। यह उसकी शादी का तोहफा था। उसका दिल थोड़ा भारी हुआ, लेकिन उसने सोचा यह घर के लिए ही तो है, मां जी के आराम के लिए। ठीक है भैया, उसने कहा, अगर यह हमारे घर की भलाई के लिए है तो मुझे मंजूर है। घर की मरम्मत शुरू हुई। दीवारों पर नया पेंट हुआ, छत बदली गई और सामने के कमरे में नए टाइल्स लगाए गए। पड़ोसियों ने तारीफ की, वाह, सरला जी का घर तो और भी अच्छा हो गया, बेटा कामयाब हो गया है। एक बार फिर समीर का ही नाम लिया गया। प्रिया मुस्कुराई। उसके हाथ सफेद पेंट से सने हुए थे। बदलाव यही नहीं रुका। समीर को अब क्लाइंट्स के साथ बाहर खाना खाने के लिए बुलाया जाने लगा। वह देर रात घर लौटता, कभी कभी यह कहकर कि वह दूसरे शहर से आए मेहमानों के साथ था। एक रात समीर आधी रात के बाद लौटा। प्रिया जो बैठक में इंतजार कर रही थी, चिंता के साथ उठी। भैया, इतनी देर क्यों हो गई? मैं डर गई थी, उसने कहा। समीर ने जूते उतारे, बैग रखा और जवाब दिया, चिंता मत करो, एक जरूरी मीटिंग थी। अगर मैं नहीं जाता तो मौका हाथ से निकल जाता। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कम से कम बता तो देते। मुझे डर लगता है कि कहीं रास्ते में कुछ हो न गया हो। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, समीर ने संक्षिप्त जवाब दिया। प्रिया चुप हो गई। वह माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहती थी। उसने एक गिलास पानी दिया, समीर के कंधों की थोड़ी मालिश की। अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। जो प्रार्थना पहले हमेशा अच्छी किस्मत के लिए होती थी, उसमें अब एक नई पंक्ति जुड़ गई थी, हे भगवान, इस पैसे को हमें घर से दूर न करने देना। इस बीच सरला जी और भी ज्यादा गर्व महसूस करने लगीं। हर आने वाले मेहमान को वह समीर के प्रमोशन के बारे में विस्तार से बताती। मेरा बेटा अब ब्रांच मैनेजर है, पता है, उन्होंने एक पड़ोसी से कहा। अगर वह मेहनत नहीं करता तो क्या यह घर कभी बन पाता? प्रिया चाय परोसते हुए सुन रही थी। लोग तारीफ करते, किस्मत वाली हैं सरला जी, समीर जैसा बेटा और ऐसी बहू मिली जो हर हाल में साथ दे, हर हाल में साथ दे। जैसे प्रिया बस मुफ्त में रह रही हो, जबकि घर के ज्यादातर वित्तीय फैसले प्रिया ही करती थी। वह किश्तों का हिसाब रखती, खर्चों का प्रबंधन करती और यहां तक कि नए कपड़े खरीदने की अपनी इच्छा को भी दबा देती ताकि बचत खत्म न हो जाए। रात में जब सरला जी सो जाती और समीर ऑफिस में देर तक काम करता
प्रिया नए सजे हुए बैठक में अकेली बैठी होती। धीमी रोशनी, ठंडी हवा खिड़की की दरारों से अंदर आ रही थी। उसने अपनी डायरी खोली जिसमें घर के खर्च लिखे थे। पैसे तो बढ़ गए, वह बुदबुदाई, लेकिन समीर का घर पर समय कम हो गया है। उसने कोने में एक छोटी सी प्रार्थना लिखी। उम्मीद है समीर की सफलता उसका दिल हमसे दूर नहीं करेगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जो जवाब आया वह निकटता का नहीं था, बल्कि उन छोटे छोटे संकेतों का था जिन्होंने प्रिया के दिल में चिंता बढ़ा दी। संदेशों के संक्षिप्त जवाब, फोन जो समीर हमेशा अपने पास रखता, यहां तक कि घर पर भी, और रात में छत पर धीरे धीरे फोन पर बात करने की उसकी नई आदत। कमरे के अंदर से प्रिया ने कभी कभी समीर की धीमी आवाज सुनी थी, हाँ सब्र रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे लिए प्रार्थना करो। उस वाक्य ने प्रिया की प्रार्थनाओं की दिशा अनजाने में ही बदल दी। हे भगवान, हमारी शादी को सलामत रखना से बदलकर यह हो गया। हे भगवान, मैंने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है, मुझे उस चीज से बचाना जिसे मैं सह न सकूं। उसे नहीं पता था कि फोन के दूसरी तरफ एक ऐसा नाम था जो एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रिया, वह महिला जिसे लोग उसकी सौतन कहेंगे, और प्रिया को सिर्फ एक पूर्व बहू के रूप में जाना जाएगा। और यह सब उस छोटी सी गली के कोने वाले घर से शुरू हुआ था। एक ऐसी जगह जहां एक नेकदिल औरत ने एक सादे लेकिन शांत घर का सपना देखा था, यह सोचे बिना कि तूफान उसी दरवाजे से आएगा जिसे उसने अपने पति की किस्मत के लिए खुद खोला था। उस सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नई बदली हुई छत पर बूंदों की धीमी आवाज हवा को और भी ठंडा बना रही थी। रसोई में प्रिया ने गैस जलाई, सूप गर्म किया और ऑमलेट बनाया। वह बीच बीच में सामने वाले कमरे की ओर देख लेती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरला जी ने अभी तक आवाज नहीं दी है। प्रिया, वह कर्कश आवाज आखिरकार सुनाई दी, मेरा गर्म पानी कहाँ है? प्रिया ने जल्दी से गैस बंद की। हाँ मांझी, 1 मिनट। उसने गिलास में गर्म पानी डाला, उसमें थोड़ी चीनी मिलाई और फिर सावधानी से कमरे की ओर चली ताकि पानी न गिरे। सरला जी बिस्तर के किनारे बैठी थीं। उनका चेहरा उखड़ा हुआ था। तुम्हें आवाज देने पर इतनी देर क्यों लगती है? उन्होंने शिकायत की। मैंने बस पानी ही तो मांगा था। प्रिया ने एक छोटी सी मुस्कान दी। माफ कीजिए मां जी, मुझे डर था कि ऑमलेट जल जाएगा। ऑमलेट दोबारा बन सकता है। अगर मैं प्यासी रह जाती तो क्या होता? सरला जी बड़बड़ाईं। अगर समीर घर पर होता तो मुझे इतनी बार आवाज नहीं लगानी पड़ती। यह बात चुप गई। प्रिया जानती थी अगर समीर घर पर होता भी तो भी ज्यादा संभावना थी कि पानी लाने के लिए उसे ही कहा जाता। लेकिन उसने खुद को रोका। हाँ मां जी, माफ कीजिए, उसने धीरे से दोहराया, गिलास आगे बढ़ाते हुए। सरला जी ने एक घूंट लिया और फिर टिप्पणी की, यह मीठा कम है, तुम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखती। प्रिया ने सिर हिलाया और रसोई में वापस चली गई। वहां ऑमलेट किनारे से भूरा होने लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे पलटा। उसके मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि वह बस बैठ जाए और चुप रहे, लेकिन उसके दिमाग में कामों की सूची बहुत लंबी थी। खाना बनाते हुए उसने पड़ोसियों को घर के सामने से गुजरते हुए सुना, सरला जी आप तो कमाल हैं, किसी ने बाहर से कहा। बीमार होने पर भी आपका घर कितना साफ सुथरा रहता है, बेटा बहुत मेहनती होगा। प्रिया कड़वाहट से मुस्कुराई। दीवारों के पीछे से वह कल्पना कर सकती थी कि सरला जी गर्व से सिर हिला रही होंगी, समीर के करियर के बारे में बता रही होंगी, घर की मरम्मत का जिक्र कर रही होंगी, लेकिन शायद ही कभी उस बहू का जिक्र करती होंगी जो सुबह से रसोई में लगी हुई थी। दोपहर में जब प्रिया कपड़े सुखा रही थी, अचानक सरला जी ने फिर आवाज दी, प्रिया समीर के कुछ कपड़ों का रंग क्यों फीका पड़ रहा है? तुम कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करती हो? प्रिया ने आंगन से मुड़कर देखा। मैं तो वही रोज वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल करती हूं मां जी। शायद ऑफिस में ज्यादा पहनने, पसीने और धूल की वजह से ऐसा हो रहा है। बहाने मत बनाओ, सरला जी बड़बड़ाई। कपड़े धोते समय जल्दबाजी मत किया करो। कपड़े पति की इज्जत होते हैं, अगर वे पुराने दिखेंगे तो ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे? प्रिया ने अपना होंठ काट लिया, यह कहने से खुद को रोकते हुए कि समीर की तनख्वाह इतनी थी कि वह कुछ नई शर्ट खरीद सकता था, लेकिन वह पैसा अक्सर उन चीजों पर खर्च होता था जिनका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन उसने चुप रहना चुना। मांस में संपात करता है, हर बात को अपने अंदर के सबसे गहरे कोने में छिपा लिया। रात हो गई, समीर अभी भी घर नहीं लौटा था। घड़ी में 11 बज चुके थे।
प्रिया बैठक में बैठी थी, हाथ में फोन, दरवाजे पर नजर। सरला जी कमरे में थीं और बीच बीच में पूछती, समीर नहीं आया? नहीं मां जी, शायद काम ज्यादा होगा, प्रिया जवाब देती, जबकि उसके सीने में एक और ही चिंता थी। जब आखिरकार मोटरसाइकिल की आवाज घर के सामने रुकी तो प्रिया तुरंत खड़ी हो गई। समीर थके हुए चेहरे के साथ अंदर आया, लेकिन उससे खुशबू आ रही थी और कपड़े साफ सुथरे थे। प्रिया ने उसका स्वागत किया। भैया थक गए होंगे, आइए मैं खाना लगाती हूं। नहीं, रहने दो, समीर ने बैग रखते हुए जवाब दिया, मैंने बाहर क्लाइंट के साथ खा लिया। ओहो, प्रिया ने सिर हिलाया, अपनी निराशा छिपाते हुए। उसने समीर की पसंद का चिकन और चटनी बनाई थी, अब उसे यह वापस रखना पड़ेगा। सरला जी ने कमरे से आवाज दी, समीर बेटा अब आया है, थक गया होगा। समीर थोड़ी देर के लिए अपनी मां के कमरे में गया, उनसे बातें की। प्रिया ने उनकी बातचीत की हल्की आवाज सुनी। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा, सरला जी ने कहा, तू मेरे लिए कितनी मेहनत करता है। हाँ मां, बस दुआ करती रहिए, समीर ने जवाब दिया। उस बातचीत में प्रिया का नाम कहीं नहीं था, जैसे वह घर का एक हिस्सा हो जिसका होना स्वाभाविक था और जिसे याद रखने की जरूरत नहीं थी। उस रात सोने से पहले प्रिया ने अपनी हथेलियों को देखा जो कुछ जगहों पर सख्त हो गई थीं। उसने खुद से फुसफुसाया, कोई बात नहीं, अगर मैं किसी को नजर नहीं आती जब तक भगवान देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यह वाक्य एक गहरी आस्था से ज्यादा एक आपातकालीन सांत्वना जैसा लगने लगा। प्रमोशन के कई महीनों बाद एक नया पैटर्न बनने लगा। हर रात खाने और थोड़ी देर बात करने के बाद समीर अपना फोन लेकर छत पर चला जाता। वह प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठता, अंधेरी सड़क को देखता और दबी हुई आवाज में बात करता। शुरू में प्रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह गंदे बर्तनों और सरला जी की दवा तैयार करने में व्यस्त रहती। लेकिन एक रात जब वह संयोग से खिड़की के पास से गुजरी तो उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। समीर की आवाज बहुत नरम थी, बस थोड़ा सब्र करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। प्रिया पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। उसका इरादा छिपकर सुनने का नहीं था, लेकिन ये वाक्य इतने साफ थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैं ज्यादा फोन नहीं कर सकता, घर छोटा है, समीर ने आगे कहा, तुम जानती हो यहां मां और। अगला वाक्य एक गुजरती हुई मोटरसाइकिल की आवाज में डूब गया। प्रिया ने अपना सीना पकड़ा, अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। उसके दिमाग में कई संभावनाएं घूमने लगीं। कोई सहकर्मी जो अपनी परेशानी बता रहा हो, कोई छोटी बहन या कुछ और। जब समीर अंदर आया तो वह हमेशा की तरह मुस्कुराया। ऑफिस से फोन था क्या भैया? प्रिया ने सावधानी से पूछा। नहीं, बस एक पुराना दोस्त था, समीर ने जल्दी से जवाब दिया, फोन अपनी जेब में रखते हुए। लंबी कहानी है, प्रिया ने सिर हिलाया। ओहो, अगली रात वही पैटर्न दोहराया गया। छत पर फोन, नरम आवाज, कभी कभी एक छोटी सी हंसी जो प्रिया ने हाल के दिनों में समीर को अपने साथ बात करते हुए कम ही सुनी थी। एक बार प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, भैया वह पुराना दोस्त कौन है जिससे आप अक्सर फोन पर बात करते हैं? समीर ने एक गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान दी। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं बस चिंतित थी कि अगर उस दोस्त को कोई मदद चाहिए हो। मैं आपकी पत्नी हूं, अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूं, खास मदद दी है, तो मैं जानना चाहूंगी। यह ऑफिस का मामला है, समीर ने बीच में ही काट दिया। आवाज थोड़ी सख्त हो गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस मां का ध्यान रखो। प्रिया ने सिर हिलाया, उस स्पष्टीकरण को कड़वाहट के साथ निगल लिया। वह एक कदम पीछे हट गई। दिन ब दिन समीर का फोन उनके बीच एक नई दीवार बनता जा रहा था। एक रात प्रिया ने अनजाने में समीर के फोन की स्क्रीन पर एक नाम देखा जिसे वह बाथरूम जाते समय मेज पर छोड़ गया था। नाम था रिया। उसका दिल धड़क उठा। वह यह नाम समीर के परिवार या दोस्तों के सर्कल में नहीं जानती थी। इससे पहले कि वह और कुछ पढ़ पाती, समीर वापस आ गया और अपना फोन उठा लिया। किसी का फोन था? प्रिया ने पूछा। नहीं, बस ग्रुप का नोटिफिकेशन था, समीर ने जल्दी से स्क्रीन लॉक करते हुए कहा। उस दिन से रिया नाम प्रिया के दिमाग में घूमने लगा। अपनी रात की प्रार्थनाओं में वह कहती, हे भगवान, अगर यह रिया सिर्फ एक बहन है जिसे मदद की जरूरत है तो मेरे दिल को शक से दूर रखना, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए तो मुझे ज्यादा देर अंधेरे में मत रखना। उस प्रार्थना का जवाब सीधे नहीं आया,
बल्कि एक ऐसी बातचीत के जरिए आया जो उसके लिए थी ही नहीं। एक रात समीर सामान्य से थोड़ा जल्दी घर आ गया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था, उसके कदम भारी थे। प्रिया जो रात का खाना तैयार कर रही थी, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। भैया, आज जल्दी आ गए? उसने पूछा। समीर खाने की मेज पर बैठ गया, बिना अपना बैग उतारे। हमें बात करनी है। इस वाक्य ने प्रिया के कानों में एक सनसनी पैदा कर दी। फिल्मों में हमें बात करनी है हमेशा किसी बुरी खबर का संकेत होता था। उसने मेज पर प्लेट रखी और सामने बैठ गई। किस बारे में भैया? समीर ने एक लंबी सांस ली, मेज को देखते हुए, प्रिया के चेहरे को नहीं। तुम जानती हो कि मैंने हमेशा एक अच्छा पति और बेटा बनने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी इंसान हूं। प्रिया इंतजार करती रही। उसके दोनों हाथ उसकी गोद में एक दूसरे को पकड़े हुए थे। हमारी शादी से कुछ साल पहले, समीर ने आगे कहा, मैं एक लड़की के करीब था। उसका नाम रिया है। उस समय हमने मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी। शादी शब्द प्रिया के दिल पर एक बड़े पत्थर की तरह गिरा। उसकी सांस रुक गई। शादी? उसने दोहराया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके कानों ने सही सुना है। समीर ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत उलझा हुआ था। परिवार राज्य नहीं था। मैं आर्थिक रूप से स्थिर नहीं था। बहुत सारी मुश्किलें थीं। आखिरकार वह शादी अधर में लटक गई। कुछ समय बाद मैं तुमसे मिला, हमारी शादी हो गई। मैंने सोचा कि तुम्हें और मां को खुश रखकर मैं अपने अतीत को सुधार लूंगा। प्रिया ने अपने पति को देखा। उसके चेहरे पर थोड़े से पछतावे की तलाश की। और अब रिया वापस आ गई है। समीर ने जवाब दिया, वह स्पष्टता चाहती है। मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और मां भी पोता पोती चाहती हैं, जबकि हम। वह रुक गया, जैसे आगे कहना नहीं चाहता हो। प्रिया ने वाक्य को अपने मन में पूरा किया, जबकि हमारे अभी तक बच्चे नहीं हैं। तो समीर की आवाज धीमी हो गई। मैंने रिया से आधिकारिक तौर पर दोबारा शादी करने का फैसला किया है, ताकि सब कुछ साफ हो जाए, कुछ भी छिपा न रहे। आज दोपहर हमने पास के शहर में कोर्ट मैरिज कर ली है। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। प्रिया को दीवार घड़ी की टिक टिक, बाहर वाहनों की आवाज और यहां तक कि रसोई में एक छोटे बर्तन के गर्म होने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन यह सब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर से आ रहा हो। आपने दोबारा शादी कर ली? उसने धीरे से कहा। हां, समीर ने स्वीकार किया। मुझे पता है यह चौंकाने वाला है, लेकिन मैं और पाप नहीं करना चाहता। बेहतर है कि अभी सच बता दूं। प्रिया धीरे से हंसी। इसलिए नहीं कि यह मजेदार था, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे अगर वह बाहर नहीं निकालती तो वह टूट जाती। सच बता दूं, उसने दोहराया। शादी होने के बाद, सब कुछ आधिकारिक हो जाने के बाद, जब मेरे पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, समीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था प्रिया। मैं बस न्याय करना चाहता था। रिया ने बहुत लंबा इंतजार किया है। मां भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हैं। मां जानती थी। प्रिया ने उसे तीखी नजरों से देखा। हां, समीर ने सिर हिलाया। मां ने ही कहा था कि तुम्हें तुरंत न बताऊं, सही समय का इंतजार करूं। समीर और उसकी मां के लिए सही समय वह था जब शादी का सर्टिफिकेट हाथ में आ चुका था। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। उसके दिमाग में सालों की सारी कुर्बानियां एक फिल्म की तरह घूमने लगीं। सोना बेचना, सरला जी को नहलाना, ताने सहना, जलन को दबाना, जब घर में पैसे कम होते तो भूखे रहना। और अब उसी खाने की मेज पर, जिसे वह हर दिन साफ करती थी, उसका पति एक नई शादी की घोषणा ऐसे कर रहा था जैसे कोई प्रमोशन की खबर सुना रहा हो। तो अब आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? प्रिया ने धीरे से पूछा। समीर चुप रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे स्वीकार करोगी। हम किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारा, मां का और रिया का खर्च उठाता रहूंगा। प्रिया कड़वाहट से मुस्कुराई, जैसे कोई ब्रांच मैनेजर जो एक साथ 3 ब्रांच संभाल रहा हो। समीर ने त्योरियां चढ़ाई। धर्म का मजाक मत उड़ाओ प्रिया। एक से ज्यादा शादी करना जायज तब होता है जब यह ईमानदारी से किया जाए। प्रिया ने बीच में ही काट दिया। जबकि आपने इसे गुपचुप शादी से शुरू किया और फिर से शादी कर ली, मुझे सोचने का जरा भी मौका दिए बिना। वह धीरे से उठी। समीर ने सोचा कि प्रिया जोर जोर से रोएगी या प्लेटें तोड़ेगी, लेकिन जो हुआ वह इसके ठीक उल्टा था। प्रिया रसोई में गई, एक गहरी सांस ली और फिर एक ऐसी नजर के साथ लौटी जो अब पहले जैसी नहीं थी। इसके बाद उसके मुंह से जो वाक्य निकला
वह उसे जीवन भर याद रहने वाला था। प्रिया समीर और रसोई के बीच खड़ी थी। उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। ठीक है भैया, उसने कहा, अगर यही आपकी पसंद है तो मैं उस शादी को रद्द नहीं कर सकती जो हो चुकी है। समीर ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि प्रिया ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो तुम समझ गई? प्रिया ने उसे सीधे देखा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं समझ गई, मैंने सिर्फ यह कहा कि मैं इसे रद्द नहीं कर सकती। एक और चीज है जो मैं कर सकती हूं। क्या? समीर ने त्योरियां चढ़ाई। प्रिया ने एक कुर्सी खींची और वापस बैठ गई। इस बार उसकी पीठ सीधी थी। इतने सालों से मैंने इस घर की देखभाल की है, हर मेहमान के लिए खाना बनाया है, और सबसे बढ़कर मैंने आपकी बीमार मां की सेवा की है। मैं आधी रात को उठती थी, उनके भारी शरीर को उठाती थी, उनके पैरों के घावों को साफ करती थी, उन्हें वह दवा खिलाती थी जिसे वह अक्सर थूक देती थी। आप यह सब जानते हैं? समीर ने धीरे से सिर हिलाया। उसे बुरा लग रहा था। और उस दौरान प्रिया ने आगे कहा, आप और मां हमेशा कहते थे कि मुझे सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मां बुजुर्ग हैं, क्योंकि आप पैसे कमाने में व्यस्त हैं, क्योंकि मैं एक बहू हूं। उसने सरला जी के बंद दरवाजे की ओर देखा। अब आपने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का फैसला किया है। आप कहते हैं कि आप न्याय करना चाहते हैं। प्रिया ने एक सांस ली और फिर वह वाक्य धीरे धीरे लेकिन साफ साफ कहा, तो फिर ठीक है भैया, अब से आपकी मां की देखभाल आपकी नई पत्नी करेगी। समीर का चेहरा हैरान रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब सीधा है। प्रिया ने अपनी कांपती आवाज को नियंत्रित किया। अगर रिया का आना इतनी खुशी और आशीर्वाद लेकर आया है, अगर मां उसका स्वागत करके इतनी खुश हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उसे भी यह महसूस करना चाहिए कि हर दिन मां की देखभाल करना कैसा होता है। उसने एक पल के लिए सिर झुकाया। उसकी आंखें नम थीं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं मां का अनादर करूंगी, लेकिन मैं वह अकेली इंसान बनना बंद कर रही हूं जो सब कुछ सहेगी। आपको 2 पत्नियां चाहिए, जरूर रखिए, लेकिन मुझे देखभाल के मामले में अकेला बोझ मत बनाइए। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बचने की कोशिश की। प्रिया, तुम्हें मां पर तरस नहीं आता? वह तुम्हारी आदी हो चुकी हैं। मां हर बार बीमार होने पर आपका नाम पुकारने की भी आदी हैं, लेकिन हमेशा मैं ही आती थी। प्रिया ने शांति से जवाब दिया। अब मां को रिया का नाम पुकारना सीखने दीजिए। सरला जी, जो कुछ देर से दरवाजे पर खड़ी थीं, ने यह वाक्य सुना। उनका चेहरा सख्त हो गया। यह क्या कह रही हो प्रिया? उन्होंने पूछा। प्रिया मुड़ी, अपनी सांस को उन आंखों से देखा जो अब सिर्फ लाचार नहीं थीं। मेरा मतलब है मांझी कि मैंने हमेशा एक बहू के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, बिना इसके कि आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना हो। अब जब समीर ने आपकी पोते की इच्छा के लिए दोबारा शादी कर ली है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी पसंद की बहू को वह महसूस करने का मौका दें जो मैंने महसूस किया है। सरला जी कुछ कहने वाली थीं, लेकिन प्रिया ने जारी रखा, मैं आपको बेसहारा नहीं छोड़ूंगी। जरूरत पड़ने पर मैं आऊंगी, लेकिन मैं अब यहां पूरे समय नहीं रहूंगी। मैं अपने लिए एक जगह ढूंढूंगी। इस घर को समीर और उसकी पत्नियों का घर बनने दीजिए। माहौल शांत हो गया। समीर ने सिर झुका लिया। सरला जी गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से देख रही थीं। तुम यह घर छोड़कर जाओगी? सरला जी की आवाज कांप रही थी। मैं अपने दिमाग को बचाना चाहती हूं मांझी, प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। अगर मैं यहीं रही और अपने पति को, अपनी नई पत्नी को घर लाते हुए देखती रही, जबकि मैं अभी भी उस मां की देखभाल कर रही हूं जो कभी कभी मुझे कोसती हैं, तो मुझे यकीन नहीं है कि मेरा दिल नहीं टूटेगा और मुझसे कोई पाप नहीं होगा। समीर खड़ा हो गया। तुम कहां जाओगी? बाजार के पास एक छोटा सा किराए का कमरा है जिसे हमने एक बार देखा था, प्रिया ने जवाब दिया। मेरी बचत कुछ महीनों का किराया देने के लिए काफी है। मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। अगर आपको और मांझी को आपत्ति है तो आप शिकायत कर सकते हैं कि मैं एक बुरी पत्नी हूं। मेरे लिए जरूरी यह है कि मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगी। यह कहने के बाद प्रिया अपने कमरे में चली गई। धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पीछे वह फूट फूट कर रोई। उसकी आवाज तकिए में दब गई। ऐसा नहीं था कि वह सरला जी से प्यार नहीं करती थी या अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी। वह अकेली इंसान बनना बंद करना चाहती थी, जिससे हमेशा समझने की उम्मीद की जाती थी, जबकि कोई उसे समझने को तैयार नहीं था। खाने के कमरे में समीर और सरला जी एक दूसरे को देखते रहे। देखा मां, समीर ने फुसफुसाया, मुझे इसी बात का डर था। यह सब इतना आसान नहीं है।
सरला जी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा संदेह था। उसे नाराज रहने दो, थोड़ी देर में खुद वापस आ जाएगी। औरतें ऐसी ही होती हैं। वे इस बात से अनजान थे कि प्रिया ने उस रात जो शब्द कहे थे वे सिर्फ पल भर का गुस्सा नहीं थे। वह एक पतली सी सीमा थी जिसे उसने सालों तक अपने आंसुओं और प्रार्थनाओं से खींचा था। एक बार जब उसने उसे पार कर लिया तो वह फिर कभी वही महिला नहीं बन पाएगी। और उस सीमा के पार किस्मत घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर रही थी जो उस घर के हर इंसान को देखभाल का मतलब उस तरीके से सिखाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खाने की मेज पर हुई उस बहस के कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल अजीब हो गया। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। अपने कपड़े एक छोटे सूटकेस में रख रही थी, अपनी चीजों को घर की चीजों से अलग कर रही थी। सरला जी ने यह सब देखकर भी अनदेखा करना चुना। समीर अक्सर देर रात घर लौटता और हर बार उसके कपड़ों से एक अलग परफ्यूम की खुशबू आती। एक उदास शाम घर के सामने एक ऑटो रिक्शा रुका। प्रिया बैठक में झाड़ू लगा रही थी जब बाहर से एक युवा महिला की हंसी सुनाई दी। यह है मांझी का घर, आवाज में खुशी थी। समीर पहले अंदर आया। उसके पीछे एक महिला थी जिसने पेस्टल रंग का सूट पहना हुआ था और हाथ में एक सुंदर सा बैग था। उसका चेहरा साफ, त्वचा निखरी हुई थी और उसकी आंखों में घबराहट के साथ साथ एक चमक भी थी। यह रिया थी, वह चेहरा जो अब तक प्रिया के दिमाग में सिर्फ एक नाम था। व्हील चेयर पर बैठी सरला जी का चेहरा खिल गया। आ गई मेरी नई बहू, उन्होंने गर्व से कहा। अंदर आओ बेटा, शर्माओ मत। रिया ने झुककर सरला जी के पैर छुए। नमस्ते मां जी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। प्रिया कमरे के दरवाजे से यह दृश्य देख रही थी। एक अजीब सा एहसास हुआ, किसी और महिला को उस सास के पैर छूते हुए देखकर जिसकी उसने सालों तक सेवा की थी। समीर ने एक पल के लिए प्रिया की ओर देखा, जैसे उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगा रहा हो। यह प्रिया है, समीर ने जल्दी से कहा। मेरी पहली पत्नी। रिया मुड़ी और घबराहट भरी मुस्कान के साथ बोली। नमस्ते प्रिया दीदी, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। माफ कीजिए अगर मेरे आने से आपको तकलीफ हुई हो। प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। रिया की उंगलियां ठंडी थीं। नमस्ते, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। स्वागत है। मन में बहुत कुछ था जो वह कहना चाहती थी कि इस घर को उसने खुद पेंट किया था, कि जिस व्हील चेयर पर सरला जी बैठी थीं वह उसने अपनी बचत से खरीदी थी, कि जिस रसोई का अब वे दोनों इस्तेमाल करेंगी उसे उसने अपनी मां के दिए हुए सोने से बनवाया था। लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक साधारण वाक्य निकला। अगर मां जी के बारे में कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, उसने कहा। मुझे उनकी दवाओं का समय और आदतें याद हैं। रिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि प्रिया का स्वागत इतना शांत होगा। उस रात समीर पीछे वाला कमरा रिया के लिए तैयार करने में व्यस्त था। प्रिया ने अपना समय अपने छोटे कमरे में सूटकेस जमाने में बिताया। सरला जी बैठक में रिया को समीर के बचपन, उसके प्रमोशन और वह कैसे उम्मीद करती हैं कि रिया जल्द ही उन्हें एक पोता देगी के बारे में विस्तार से बता रही थीं। प्रिया ने उस कहानी का कुछ हिस्सा सुना, लेकिन इस बार हर बार जब उसका नाम नहीं लिया गया तो उसे चुभन महसूस नहीं हुई। यह ज्यादातर एक नाटक देखने जैसा था जिसमें अब धीरे धीरे उसकी कोई भूमिका नहीं थी। सोने से पहले उसने रसोई की मेज पर एक छोटा सा नोट लिखा। सरला जी की दवाओं का समय, डॉक्टर द्वारा सुझाया गया भोजन का मेन्यू और पास के क्लिनिक का फोन नंबर। नीचे उसने एक छोटी सी पंक्ति लिखी। अगर कभी भारी लगे तो पहले एक गहरी सांस लेना और फिर मदद मांगना। थक जाना कोई बुरी बात नहीं है। उसे नहीं पता था कि यह नोट कौन पढ़ेगा, लेकिन इसे लिखने से उसका सीना थोड़ा हल्का हो गया। शुरुआती कुछ दिन सतह पर सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखा। प्रिया के पूरी तरह जाने से पहले रिया रसोई में मदद करने लगी। प्रिया से खाना बनाना सीखने लगी। सरला जी ने तारीफ की। देखो, सरला जी ने एक सुबह कहा, रिया कितनी जल्दी सीखती है, उसके हाथ बहुत तेज चलते हैं। प्रिया मुस्कुराई। हाँ मां जी, भगवान का शुक्र है। लेकिन धीरे धीरे अंतर महसूस होने लगा। रिया अपनी मां के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहने की आदी थी, जो अभी भी स्वस्थ थी। एक कमजोर शरीर की देखभाल करना, डायपर बदलना, बिस्तर से व्हील चेयर पर उठाना उसके लिए नया था। एक रात लगभग 2 बजे सरला जी ने कमरे से आवाज दी। प्रिया। उनकी आवाज कर्कश थी। प्रिया, जो रसोई के पास वाले छोटे कमरे में सो रही थी, आदतन उठ गई
जैसा कि वह सालों से करती आ रही थी। लेकिन उसने अपने फैसले को याद करते हुए खुद को रोका। अब रिया है, उसने मन में कहा, उसे सीखने दो। और हुआ भी वही। कुछ सेकंड बाद जल्दबाजी में चलने की आवाज आई और रिया की नींद भरी आवाज सुनाई दी। हाँ मां जी, मैं रिया हूं, मुझे बाथरूम जाना है, सरला जी ने शिकायत की। रिया ने धीरे से सरला जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बुजुर्ग शरीर उसकी सोच से ज्यादा भारी था। उसके हाथ कांपने लगे। ठंडी रात में भी उसके माथे पर पसीना आ गया। प्रिया ने व्हील चेयर के एक छोटी मेज से टकराने की आवाज सुनी, फिर एक थकी हुई सांस की आवाज। अगली सुबह रिया सूजी हुई आंखों के साथ रसोई में आई। प्रिया, जो चाय बना रही थी, ने उसे देखा। रात को ठीक से सो नहीं पाई? प्रिया ने नरमी से पूछा। प्रिया ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मां जी कई बार उठी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं उन्हें गलत तरीके से न उठा दूं और वे गिर न जाएं। प्रिया ने एक कप में चाय डाली और उसे दी। अगर मां जी को बाथरूम जाना हो तो घबराना मत, पहले एक गहरी सांस लेना और फिर धीरे धीरे उठाना। अगर तुमसे न हो पाए तो समीर को बताना, वह आखिरकार उनका बेटा है। रिया ने सिर झुकाया। समीर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, रात में घर पर कम ही रहता है। कभी कभी मुझे उसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता। प्रिया एक पल के लिए चुप रही। तो फिर, पड़ोसियों से मदद मांगने में संकोच मत करना, सब कुछ अकेले मत सहना। दिन बीतते गए। प्रिया अब अपने नए किराए के कमरे और अपने पार्ट टाइम काम में ज्यादा समय बिताने लगी। सास के घर पर उसका समय कम हो गया। रिया अब सरला जी के साथ ज्यादातर अकेली रहती थी। सरला जी का दबाव महसूस होने लगा। वह तुलना करने लगी। प्रिया जब खाना तात किया हाक में पासन की बनाती थी तो इतनी देर नहीं लगती थी। सरला जी ने एक दोपहर टिप्पणी की जब रिया ने खाना परोसने में देर कर दी। माफ कीजिए मां जी, पानी अभी उबला नहीं था, रिया ने जवाब दिया। और जब तुम मुझे नहलाती हो तो ज्यादा समय मत लगाया करो, पानी ठंडा हो जाता है, मुझे सर्दी लग जाएगी, उन्होंने फिर से शिकायत की। रिया ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अपनी थकान छिपाते हुए। सरला जी के सोने के बाद वह सिर पकड़कर रसोई में बैठ गई। प्रिया, जो संयोग से अपना कुछ सामान लेने आई थी, ने उसे देखा। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? प्रिया ने पूछा। थोड़ा सा दीदी, रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। ये इतना आसान नहीं है ना? मुझे लगता था कि मां जी शायद बढ़ा चढ़ाकर बताती होंगी जब वह तुम्हारी थकान के बारे में बात करती थीं, लेकिन शायद मां जी ने पूरी कहानी नहीं बताई। प्रिया बस मुस्कुराई। हर कोई स्वाद तभी जानता है जब वह खुद चखता है। उसने यह नहीं जोड़ा, मैंने यह स्वाद सालों तक चखा है। वह जानती थी कि अनुभव को खुद बोलने देना बेहतर है, न कि उसकी जबान को। अगली कुछ रातों में सरला जी की पुकार, उनकी शिकायतें और कभी न खत्म होने वाले घर के कामों ने रिया का चेहरा और भी पीला कर दिया। समीर व्यस्त रहा, कभी कभी फल लेकर आता और फिर थककर जल्दी सो जाता। अगर रिया थोड़ी शिकायत करती तो समीर कहता, सब्र रखो, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर ताकत है। अपने छोटे से किराए के कमरे में प्रिया अब बिना कई बार उठे सोती थी, लेकिन हर बार जब घड़ी 2 या 3 बजाती तो उसके शरीर को उठने की आदत महसूस होती। वह छत को देखती, अपनी सांस के बारे में सोचती, जो शायद उसका नाम पुकार रही होंगी। एक छोटा सा अपराध बोध महसूस होता, लेकिन फिर वह अपने ही शब्दों को याद करती। मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकती अगर मैं खुद ही खत्म हो जाऊं। एक शाम उसे रिया के नंबर से एक संदेश मिला। दीदी, कल मुझे मांझी को क्लिनिक ले जाना है, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? मुझे डर है कि मैं दवाओं के मामले में कोई गलती न कर दूं। प्रिया ने उस संदेश को देर तक देखा और फिर संक्षेप में जवाब दिया, इंशाअल्लाह मैं कल आऊंगी। वह मुख्य सहायक के रूप में वापस नहीं जा रही थी, वह बस एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जा रही थी जो उस स्थिति में रह चुका था और जानता था कि अकेला महसूस करना कितना डरावना होता है। दिन बीतने के साथ सरला जी का बुजुर्ग शरीर और भी कमजोर हो गया। डॉक्टर ने चेतावनी दी, खाने का ध्यान रखें, दवा में देरी न करें, अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो इंतजार न करें, तुरंत अस्पताल ले जाएं। प्रिया ने रिया को यह बात जोर देकर समझाई, अगर मांझी सीने में भारीपन की शिकायत करें तो सिर्फ तेल मत लगाना, तुरंत एम्बुलेंस या किसी पड़ोसी को बुलाना जिसके पास गाड़ी हो। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, तेज हवा से खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। बिजली 1-2 बार चमकी जिससे घर और भी डरावना लग रहा था। समीर 2 दिन के लिए शहर से बाहर था, इसलिए घर पर सिर्फ सरला जी और रिया थीं।
लगभग 1 बजे सरला जी हांफते हुए उठी। रिया, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, उन्होंने कराहते हुए कहा। रिया, जो बगल में फर्श पर बिछी चटाई पर गहरी नींद में सो रही थी, घबरा कर उठ गई। उसने सरला जी का ठंडा हाथ पकड़ा। मांझी, शांत रहिए, उसने कांपते हुए कहा। मैं रिया हूं। सांस नहीं आ रही। रिया ने डॉक्टर के शब्दों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग खाली हो गया। उसने कांपते हाथों से अपना फोन टटोला, समीर का नंबर लगाने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने पड़ोसियों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सिग्नल खराब था। हे भगवान, मैं क्या करूं? वह फुसफुसाई। उस घबराहट के बीच उसे एक नाम याद आया, प्रिया। बिना सोचे समझे उसने प्रिया दीदी लिखे हुए संपर्क पर फोन मिला दिया। छोटे से किराए के कमरे में प्रिया का फोन बारिश की आवाज को चीरता हुआ जोर से बजा। प्रिया उछलकर उठी। स्क्रीन पर रिया का नाम देखकर उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। हेलो, उसकी आवाज में नींद थी। दीदी, माफ कीजिए। मांझी को सांस नहीं आ रही, उनकी सांस बहुत भारी चल रही है, मुझे डर लग रहा है। रिया की आवाज रोने और बारिश की आवाज के बीच रुक रुक कर आ रही थी। प्रिया तुरंत उठी, अपना दुपट्टा और जैकेट लिया। शांत रहो रिया, मांझी को आधे बैठे हुए की स्थिति में रखो, तकिया थोड़ा ऊंचा कर दो, उनका दुपट्टा और कपड़े ढीले कर दो। मैं अभी आ रही हूं, घबराओ मत। जवाब का इंतजार किए बिना प्रिया घर से बाहर भागी, एक छोटी सी छतरी लेकर बारिश को चीरती हुई। किराए के कमरे से सांस के घर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन भारी बारिश में उसके कदम लंबे लग रहे थे। जब वह वहां पहुंची तो उसने रिया को बिस्तर के किनारे बैठकर रोते हुए पाया। सरला जी आंखें बंद किए हाँफ रही थीं। मांझी, प्रिया ने सरला जी का कंधा पकड़ा। मैं हूं प्रिया। सरला जी ने थोड़ी सी आंखें खोली। प्रिया, उनकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। प्रिया ने तेजी से काम किया। उसने सरला जी की स्थिति ठीक की, उनकी सांस जांची और फिर रिया की ओर मुड़ी। रिया, मांझी की दवाओं वाला डिब्बा लाओ, हमें देखना होगा कि अभी कौन सी दवा दे सकते हैं। उसके बाद तुम एम्बुलेंस बुलाओ या किसी पड़ोसी से गाड़ी के लिए कहो। मांझी को अस्पताल ले जाना होगा, यहां नहीं रख सकते। रिया ने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और निर्देशों का पालन करने लगी। कुछ मिनटों के लिए वह छोटा सा घर एक आपातकालीन केंद्र बन गया। प्रिया, जिसने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए दूर जाने का फैसला किया था, अब उस व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तूफान के बीच वापस आ गई थी, जिसकी उसने कभी सेवा की थी। एम्बुलेंस आखिरकार आ गई, एक पड़ोसी की मदद से। प्रिया भी साथ में चढ़ी, सरला जी के बगल में बैठकर उनका हाथ थामे हुए। रिया दूसरे कोने में बैठी, अभी भी धीरे धीरे रो रही थी। एम्बुलेंस में सायरन की आवाज के बीच सरला जी ने कमजोरी से प्रिया की ओर देखा। अभी भी मेरी परवाह करती हो? उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में कहा। प्रिया मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखें नम थीं। यह परवाह करने या न करने की बात नहीं है मांझी, यह एक इंसान के दूसरे इंसान की मदद करने की बात है। हम बाद में बात करेंगे जब आप ठीक से सांस ले पाएंगी। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर और नर्स तेजी से काम कर रहे थे। सरला जी को ऑक्सीजन दी गई, उनका ब्लड प्रेशर और ईसीजी किया गया। प्रिया और रिया बाहर बारिश से भीगे कपड़ों में इंतजार कर रही थीं। दीवार घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। रिया अपने दुपट्टे का कोना पकड़े बैठी थी, उसके कंधे हिल रहे थे। प्रिया उसके बगल में चुपचाप बैठी थी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद आखिरकार रिया ने चुप्पी तोड़ी। दीदी, उसकी आवाज धीमी थी, अगर आज आप नहीं आती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। मैं घबरा गई थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। प्रिया मुड़ी। आप पैर 5-6 उस युवा चेहरे को देखा जो अब उसके दिमागन में बने प्रतिद्वंद्वी की छवि से बहुत दूर था। जो दिख रहा था वह सिर्फ एक डरी हुई महिला थी। घबराना स्वाभाविक है, प्रिया ने नरमी से जवाब दिया। जब हम किसी अपने को अपनी आंखों के सामने सांस के लिए तड़पते देखते हैं तो कोई भी तैयार नहीं होता। रिया ने आंसू पोंछे। जब समीर ने मुझे बताया था तो उसने कहा था कि आप मांझी की देखभाल करते करते थक गई हैं। उसने कहा कि आप अक्सर शिकायत करती हैं और मौका मिलते ही उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। मैंने यकीन कर लिया था। मुझे लगा कि अगर मैं आऊंगी तो मांझी को एक ज्यादा प्यार करने वाली बहू मिलेगी। समीर की कहानी जैसी नहीं। उस वाक्य ने प्रिया का सीना छलनी कर दिया, लेकिन उसने पूरी बात सुनना चुना। लेकिन इन कुछ महीनों में मुझे पता चला कि आधी रात को उठना
मांझी के भारी शरीर को उठाना, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनना कैसा होता है। रिया ने आगे कहा, आज जब मांझी को सांस नहीं आ रही थी तो उन्होंने मेरा नहीं आपका नाम पुकारा। मुझे तब एहसास हुआ, शायद इतने सालों तक जो सच में मांझी के लिए था वह समीर नहीं, मैं नहीं, बल्कि आप थीं। रिया के आंसू तेजी से बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं पाई और खिसक कर प्रिया से कस कर लिपट गई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, उसने सिसकियों के बीच कहा। माफ कर दीजिए कि मैं आपकी जिंदगी में दर्द लेकर आई। मुझे सब कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक इंसान की कहानी पर यकीन किया। प्रिया एक पल के लिए चुप रही, उस आलिंगन से हैरान। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और रिया को गले लगा लिया। रिया का शरीर हल्का लेकिन कांपता हुआ महसूस हुआ। मैं भी पूरी तरह से सही नहीं थी, प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने घर छोड़ा, मांझी को तुम पर और समीर पर छोड़कर। शायद मैं खुद को बचाने में इतनी व्यस्त थी कि भूल गई कि कोई और उसी रास्ते पर चलना सीख रहा है। रिया ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं दीदी, जाना आपका हक था। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं बहुत पहले चली गई होती। वे रोने के बीच धीरे से हंसे, एक ऐसी हंसी जो उस दीवार की दरार जैसी थी जिसमें से अब रोशनी अंदर आने लगी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर इलाज कक्ष से बाहर आए। श्रीमती सरला शर्मा के परिवार वाले उन्होंने पुकारा। प्रिया और रिया एक साथ खड़ी हो गईं। डॉक्टर ने बताया कि सरला जी को संक्रमण और थकान के कारण सांस का दौरा पड़ा था। उनकी हालत स्थिर थी लेकिन उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। अच्छा हुआ आप लोग उन्हें जल्दी ले आए, डॉक्टर ने कहा। थोड़ी और देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। प्रिया ने सिर हिलाया, मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। रिया ने सिर झुका लिया, नए आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। जब वे वापस बैठी तो रिया ने लाल आंखों से प्रिया को देखा। दीदी, अब इसके बाद क्या होगा? उसने पूछा। अगर मांझी घर आ गई तो मुझे डर है कि आज रात वाली घटना फिर से होगी। और समीर तो यहां है भी नहीं। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। यह सवाल हवा में लटका हुआ था, एक ऐसे जवाब का इंतजार कर रहा था जो सिर्फ उस रात से नहीं बल्कि आने वाले सालों से जुड़ा था। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब मांझी को कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, प्रिया ने आखिरकार जवाब दिया। लेकिन एक बात तय है, अब से मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई झूठ हो। हम दोनों को चोट पहुंच सकती है लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। रिया ने सिर हिलाया। पहली बार दो महिलाएं जो पहले एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं, एक दूसरे के बराबर बैठी थीं, दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दो ऐसे इंसानों के रूप में जिन्हें एक ही व्यक्ति के फैसले ने धोखा दिया था। और ये अस्पताल के ठंडे गलियारे में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बांधने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को ताकत देने के लिए, इससे पहले कि वे दोनों अपने अपने रास्ते चुने। उस घबराहट भरी रात के बाद सुबह समीर से संपर्क हो पाया। उसकी फ्लाइट दोपहर के करीब उतरी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद पाया। बत्तियां बुझी हुई थीं और कोई नहीं था। रिया, मां, उसने पुकारा लेकिन सन्नाटा था। एक पड़ोसी ने रुककर कहा, समीर बेटा, कल रात तुम्हारी मां को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए। तुम्हारी दोनों पत्नियां साथ गई थीं। समीर का गला सूख गया। बिना सूटकेस रखे वह सीधे बताए गए अस्पताल की ओर भागा। गलियारे में उसने प्रिया और रिया को लोहे की बेंच पर एक साथ बैठे देखा। दोनों थकी हुई लग रही थीं लेकिन शांत थीं। मां कैसी हैं? समीर ने हांफते हुए पूछा। प्रिया खड़ी हुई और उसे सीधे देखा। भगवान का शुक्र है, अब ठीक हैं। उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। कल रात सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई थी। रिया ने सिर झुका लिया, धीमी आवाज में बोली, मैं घबरा गई थी। समीर, अगर प्रिया दीदी नहीं आती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। समीर ने प्रिया की ओर देखा। उसके दुपट्टे पर नमी देखी जिसे उसने रात से नहीं बदला था। पहली बार उसे सच में एहसास हुआ कि सबसे मुश्किल घड़ी में रिया ने किसका नाम पुकारा था और किसके कदमों ने बारिश को चीरने की हिम्मत की थी। वे तीनों कमरे में गए। सरला जी नाक में ऑक्सीजन की नली लगाए लेटी थीं। समीर को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन जब उनकी नजर प्रिया पर पड़ी तो आंसू बह निकले। समीर, सरला जी की आवाज कर्कश थी। कल रात अगर सिर्फ रिया होती तो शायद मैं आज तुझे नहीं देख पाती। जो सबसे पहले यहां आई वह प्रिया थी। समीर ने थूक निगला। शुक्रिया प्रिया, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने बस सिर हिलाया। मांझी को आराम की जरूरत है, हम बाहर बात करते हैं। गलियारे में माहौल तनावपूर्ण था।
प्रिया एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ी थी। सूरज की रोशनी उसके सिलहूट को रोशन कर रही थी। समीर और रिया बेंच पर बैठे थे। भैया, प्रिया ने बातचीत शुरू की, कल रात जब मांझी की सांस लगभग रुक गई थी तो मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं अभी भी आपके घर में रहती हूं। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं एक इंसान हूं जो मांझी के साथ लंबे समय तक रहा है। उसने समीर और रिया को बारी बारी से देखा, लेकिन कल रात की घटना ने एक और बात साबित कर दी। आप एक बेटे और पति के रूप में व्यस्तता और प्रोजेक्ट के नाम पर बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। यहां तक कि जब आपकी पत्नी और मां घबराई हुई थीं, तो आपका फोन बंद था। समीर कोई बहाना देने वाला था, फ्लाइट में फोन बंद करना पड़ता है। प्रिया ने हाथ उठाया, मुझे तकनीकी सफाई नहीं चाहिए। मैं सिर्फ कल रात की बात नहीं कर रही हूं, मैं सालों की बात कर रही हूं। आपके पास हमेशा देर तक काम करने, क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स के बहाने होते थे, जबकि घर पर हमसे हमेशा समझने की उम्मीद की जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली। हम समय को पीछे नहीं कर सकते, हम बस यह चुन सकते हैं कि अब हमारे कदम किस ओर जाएंगे। रिया ने प्रिया को देखा, दीदी, अगर आप घर वापस आना चाहती हैं तो मैं मदद करने को तैयार हूं। हम काम बांट लेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा सबसे ज्यादा थकने वाली इंसान बनी रहें। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। समस्या यह नहीं है रिया, समस्या यह है कि वह घर एक झूठ की कहानी पर बना है। जब तक समीर यह मानता रहेगा कि हम दोनों को समझते रहना होगा, जबकि वह खुद अपने और अपने परिवार के प्रति ईमानदार नहीं होना चाहता, मैं उस घर में नहीं रह सकती। समीर ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए सांस ली। तो तुम क्या चाहती हो? मैंने पहले ही कह दिया था, प्रिया ने शांति से जवाब दिया। मैं आपको आपकी मां का बेटा होने से नहीं रोकूंगी, मैं आपको रिया का पति होने से भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं वह पत्नी बनना बंद कर रही हूं जिसका नाम हमेशा जिम्मेदारियों की सूची के बाद आखिर में लिया जाता है। उसने अपने छोटे से बैग से एक कागज निकाला। यह तलाक के लिए अर्जी है जो मैंने लिख ली है। मैंने हाल ही में कोर्ट में सलाह ली थी। अगर मांझी के ठीक होने के बाद भी आप अपने फैसले पर कायम हैं, तो हम इसे एक साथ दायर करेंगे। रिया ने हैरान होकर समीर को देखा। समीर? समीर ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या? अलग होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है प्रिया? है, प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन उस रास्ते के लिए आपको झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी। मांझी के सामने सब कुछ स्वीकार करने की हिम्मत करनी होगी और हम सबके साथ बैठकर अपनी भूमिकाओं को फिर से तय करना होगा। और सबसे मुश्किल, यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा कि मैं अब उस रिश्ते में नहीं रहना चाहती जो एक झूठ से पैदा हुआ हो। क्या आप तैयार हैं? समीर देर तक चुप रहा। उसकी चुप्पी सबसे साफ जवाब थी, वह तैयार नहीं था। प्रिया ने धीरे से सांस ली। तो फिर हम सब अपने अपने चुने हुए रास्तों पर चलेंगे। मैं आपको मांझी की देखभाल करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे मांझी के साथ यहां रहने दीजिए। मुझे उनसे दिल से बात करनी है। समीर बस सिर हिला सका। एक पति के रूप में उसकी छवि, जो सब कुछ नियंत्रित करता था, उस अस्पताल के गलियारे में धीरे धीरे बिखर गई। कुछ दिनों बाद सरला जी की हालत में सुधार हुआ। उन्हें इस शर्त पर घर जाने की अनुमति दी गई कि उन्हें बहुत आराम करना होगा और नियमित जांच करानी होगी। कमरे में प्रिया बिस्तर के पास बैठी थी, जबकि समीर और रिया बाहर इंतजार कर रहे थे। मांझी, प्रिया ने नरम आवाज में शुरू किया, मैं एक महिला के नाते बात करना चाहती हूं, सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं। सरला जी ने उसे देखा। जो आंखें पहले अक्सर तीखी होती थीं, वे अब नरम थीं। कहो बेटा, इतने सालों में शायद आपने मुझे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जो संयोग से समीर से शादी कर ली थी। प्रिया ने आगे कहा, जब भी मुझसे कोई छोटी सी गलती होती तो आप तुरंत याद दिलाती थीं और यह आपका हक था। लेकिन इसके पीछे मैं चाहती हूं कि आप जाने, मैंने आपको कभी बोझ नहीं समझा। मैं बस तब थक जाती थी जब सब लोग यह भूल जाते थे कि मैं भी एक इंसान हूं जो थक सकती है। सरला जी की आंखों के कोनों में आंसू भर आए। कल जब आपकी सांस रुक रही थी तो आपने मेरा नाम पुकारा, प्रिया ने जारी रखा। इससे मुझे एहसास हुआ अपने दिल के सबसे गहरे कोने में आप असल में जानती हैं कि इतने सालों तक कौन आपके साथ था। सरला जी ने एक पल के लिए अपना चेहरा ढक लिया। मैंने समीर से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थीं। मैं चाहती थी कि वह लोगों की नजरों में एकदम सही दिखे। शायद इसीलिए मैं तुम पर ज्यादा दबाव डालती थी, ताकि यह घर हमेशा साफ सुथरा दिखे, ताकि सब लोग मेरे बेटे की तारीफ करें। उन्होंने पछतावे से प्रिया को देखा, जबकि तारीफ के सबसे ज्यादा लायक तुम थीं। प्रिया उदासी से मुस्कुराई। लोगों की तारीफ ज्यादा मायने नहीं रखती
मां जी, जरूरी यह है कि अब हम ऐसा कदम उठाएं कि किसी को और ज्यादा चोट न पहुंचे। उसने एक सांस ली। मैं समीर से तलाक ले लूंगी। जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपसे किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं बस यह प्रार्थना करती हूं कि आप इसके लिए खुद को दोष न दें। मैं इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि आप अच्छी नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि समीर और मेरे पास अब एक साथ चलने का कोई स्वस्थ रास्ता नहीं बचा है। सरला जी ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर जितना उन्होंने पहले कभी नहीं पकड़ा था। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? उनकी आवाज भर्राई हुई थी। मां जी, आपके पास अभी भी समीर और रिया हैं, प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक प्रस्ताव देना चाहती हूं। सरला जी ने उसे हैरानी से देखा। मैंने एक थोड़ा बड़ा किराए का कमरा ले लिया है, प्रिया ने कहा। मैं वहां बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक होम केयर सर्विस शुरू करने की योजना बना रही हूं। अगर आप चाहें, आपको समकर्तक को 5-5 की हाँ पर, तो आप कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकती हैं। समीर और रिया आपसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन फैसला पूरी तरह से आपका होगा। सरला जी देर तक चुप रहीं। एक तरफ वह उस घर को नहीं छोड़ना चाहती थीं जहां वह दशकों से रही थीं। दूसरी तरफ वह उस गर्मजोशी को नजरअंदाजा नहीं कर सकती थीं जो वह हर बार प्रिया के पास होने पर महसूस करती थीं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे? उन्होंने बुदबुदाया। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे मां जी, जरूरी यह है कि आप शांत महसूस करें। अगर आप पुराने घर में ज्यादा शांत महसूस करती हैं तो वहां रहिए। अगर मेरे साथ ज्यादा शांत महसूस करती हैं तो चलिए हम इसे धीरे धीरे करते हैं। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। सरला जी के घर लौटने के कुछ दिनों बाद आखिरकार फैसला ले लिया गया, गुस्से में नहीं बल्कि शांत बैठक में। सरला जी व्हील चेयर पर बैठी थीं। उनके सामने समीर, रिया और प्रिया थे। समीर, सरला जी ने बात शुरू की, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अगर प्रिया तुमसे अलग होना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी गलती है, उसकी नहीं। समीर ने सिर झुका लिया, उस अपराधबोध को दबाते हुए जो उसका दम घोंट रहा था। और जहां तक मेरे रहने की बात है, सरला जी ने आगे कहा, मैंने कुछ समय के लिए प्रिया के साथ रहने का फैसला किया है। इसीलिए नहीं कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करती, बल्कि इसीलिए कि मैं रोज तुम लोगों को लड़ते हुए नहीं देख सकती। प्रिया के पास मैं सुरक्षित महसूस करती हूं। रिया ने धीरे से सिर हिलाया, आंसू बह निकले। मां जी, अगर इससे आपको शांति मिलती है तो मुझे मंजूर है। प्रिया ने एक पल के लिए समीर को देखा। मैं तुम्हारा एक बेटे के रूप में हक नहीं छीन रही हूं। तुम जब चाहो मांझी से मिलने आ सकते हो। बस इतना है कि आज से पुराना घर अब सब कुछ का केंद्र नहीं होगा। हम एक छोटे लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा ईमानदार जगह पर एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। तलाक की प्रक्रिया कोर्ट में शुरू हुई। कोई चीख पुकार नहीं, कोई ज्यादा ड्रामा नहीं। प्रिया एक साफा सुथरी फाइल के साथ आई, समीर झुके हुए चेहरे के साथ। जज ने पूछा, क्या श्रीमती प्रिया शर्मा तलाक के लिए पूरी तरह से निश्चित हैं? प्रिया ने जवाब दिया, जी जज साहब, मुझे यकीन है कि यह मेरे दिल और मेरे आत्मसम्मान को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब फैसला सुनाया गया तो प्रिया भीगी आंखों के बावजूद हल्के कदमों से कोर्ट से बाहर निकली। समीर उसके पास आया। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको माफ कर दिया। प्रिया ने जवाब दिया, और खुद को भी माफ कर दीजिए। लेकिन याद रखिए, माफी उसी गलती को दोहराने का टिकट नहीं है। उन्होंने पति पत्नी के रूप में आखिरी बार हाथ मिलाया। इसके बाद उनकी जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। कुछ साल बीत गए। जो किराए का कमरा कभी अजनबी लगता था, अब एक छोटे व्यस्त घर में बदल गया था। उसके बरामदे पर प्रिया ने एक साधारण सा बोर्ड लगाया था, बुजुर्गों के लिए दैनिक और आवासीय देखभाल सेवा, प्रिया शर्मा द्वारा। अंदर कुछ बुजुर्ग आरामदायक कुर्सियों पर बैठे थे, रेडियो से आती धीमी कव्वाली सुन रहे थे। किसी को हाथ का व्यायाम कराया जा रहा था, किसी से उनके जवानी के किस्से सुने जा रहे थे। सरला जी खिड़की के पास बैठी थीं। उनका दुपट्टा करीने से था, उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा चमकदार था। मां जी, पानी पी लीजिए, प्रिया ने एक गिलास गर्म पानी देते हुए कहा। सरला जी ने मुस्कुराते हुए उसे लिया। उन्होंने बगल में बैठी एक महिला से कहा, मेरी बहू ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि वह अब सिर्फ बहू नहीं है, वह एक फरिश्ता है जिसे भगवान ने मेरी आखिरी जिंदगी के लिए भेजा है। प्रिया धीरे से हंसी। मां जी, इतना भी नहीं, मैं भी एक साधारण इंसान हूं, मैं भी थक जाती हूं।
तो यहां थको, सरला जी ने जवाब दिया। किसी ऐसे के घर में नहीं जो तुम्हारी कद्र करना नहीं जानता। कभी कभी समीर फल लेकर मिलने आता। वह अब पुराने घर में अकेला रहता था। रिया कुछ सालों बाद अपने माता पिता की देखभाल के लिए दूसरे शहर चली गई थी। उनका रिश्ता अब एक ज्यादा स्वस्थ और ईमानदार तरीके से चल रहा था। जब भी समीर आता, प्रिया उसका एक रिश्तेदार के रूप में स्वागत करती, न कि एक पुराने जख्म के रूप में। एक शाम, उस दिन की सेवा समाप्त करने के बाद प्रिया सरला जी के साथ बरामदे में बैठी थी। आसमान नारंगी रंग का था। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। दूर से बच्चों के भजन गाने की आवाज आ रही थी। प्रिया, सरला जी ने अचानक कहा, अगर मैं उस समय इतनी जिद्दी न होती तो शायद तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। प्रिया ने सिर हिलाया। अगर उस समय सब कुछ ठीक होता तो शायद मुझमें यह जगह शुरू करने की हिम्मत कभी नहीं होती मां जी। मैंने आपके बुढ़ापे से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दूसरे माता पिता की भी मदद कर सकती हूँ। उसने आसमान की ओर देखा। भगवान परीक्षा देने में कभी गलती नहीं करते। हम ही अक्सर सीखने से इनकार कर देते हैं। सरला जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। जरूरी यह है कि वह परीक्षा हमें एक कड़वा इंसान न बना दे। भगवान का शुक्र है अभी तक तो मैं हंस सकती हूँ, प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया। दिन बीतते गए। प्रिया का छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे जाना जाने लगा। बहुत से बच्चे जो काम में व्यस्त थे लेकिन चाहते थे कि उनके माता पिता की पूरे सम्मान के साथ देखभाल हो, उन्हें प्रिया के यहाँ छोड़ने लगे। प्रिया सिर्फ खाना और दवा ही नहीं देती थी, बल्कि वह बैठकर बार बार दोहराई जाने वाली पुरानी कहानियों को बिना ऊबे सुनती थी। वह जानती थी कि हर झुर्री और हर कर्कश आवाज में छोड़े जाने का एक डर था, जिसे वह कभी बहुत अच्छी तरह समझती थी। एक रात जब सभी बुजुर्ग सो चुके थे, जिसमें सरला जी भी शामिल थीं, प्रिया अपनी पूजा की चटाई पर बैठकर धीमी रोशनी को देख रही थी। हे भगवान, उसने धीरे से प्रार्थना की, शुक्रिया कि आपने मुझे एक कमजोर शादी से बचाया, भले ही तरीका दर्दनाक था। शुक्रिया कि आपने मेरे दिल को बुराई का बदला बुराई से देने से बचाया। अगर अभी भी मुझ में कोई घमंड या दिल का दर्द बचा है तो कृपया उसे साफ कर दीजिए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसे उस रात की याद दिला रही थी जब वह तूफान में अपनी सांस के घर भागी थी। अब बारिश की हर बूंद एक याद लेकर आती थी, एक जख्म के रूप में नहीं बल्कि एक मोड़ के रूप में। प्रिया की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में नहीं है जो उसे चोट पहुंचाने वाले आदमी को गिरते हुए देखकर जीती नहीं। वह इसलिए जीती क्योंकि उसने एक घुटन भरे रास्ते के बीच में रुकने की हिम्मत की और फिर अपना रास्ता खुद चुना। उस बुजुर्ग की देखभाल करते हुए जिसे उसने कभी बोझ समझा था, और उस छोटे से घर में जो एक कठिन फैसले से पैदा हुआ था, कई बुजुर्ग दिलों ने शांति से अपना आखिरी घर पाया। यहीं यह कहानी समाप्त होती है, एक साधारण महिला पर जो आखिरकार समझ गई कि कभी कभी प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका उस जगह पर न रहना होता है जो प्यार को एक जेल में बदल दे। प्रिया को अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक घर कहा जाता था, उन लोगों के लिए जो लगभग भूल चुके थे कि सम्मान महसूस करना कैसा होता है।